केन्द्राधिपत्यो दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो मारकत्वे अपि च तयो मारक स्थान संस्थिति। यहां पे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वग्रही अगर कोई प्लैनेट हो जाए, ठीक है, केंद्राधिपति दोष लग जाए तो वो परम मारक बन सकता है। ठीक है, गुरु शुक्र बुध व चंद्र यदि केंद्रों में अन्य राशियों में बैठे हों अर्थात स्वग्रही ना हो, तब उन्हें मारकत्व प्राप्त नहीं होता है। बहुत बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत गहराई से इस बात को समझने की जरूरत है। जी जी। तो स्वग्रही हो करके ही उनको मारकत्व मिलेगा, किसी और राशि में बैठे हैं तो उनको ये तो नहीं मिलेगा। तो ये बात जो है यहाँ पे ये ध्यान देने वाली होती है कि इसको कैसे हमको लेकर के अगर हम आगे बढ़ाएं और हम सूर्य और चंद्र की बात करें तो कर्क राशि पकड़ लें पहले। अगर कर्क राशि अगर 4th और 10th स्थानों में पड़े तो वो कम अशुभ मानी जाएगी। बनस्पत किसके? 7th में, क्योंकि 7th में न्यूट्रल होके मारकत्व प्राप्त हो जाता है। 4th में मारकत्व नहीं है, 4th को मारकत्व नहीं दिया है, दशम को मारकत्व नहीं दिया है, सप्तम को मारकत्व दिया है। तो 4th और 10th में पढ़ने से ये इतने अशुभ नहीं है, लेकिन 7th में पढ़ने से थोड़े से मारकत्व इनके अंदर आ जाएगा। उसमें भी अगर ये किसी और राशि में बैठे हो चंद्रमा 7th को छोड़ करके, तब भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 7th में ही बैठ जाएं और अपनी ही राशि में बैठ जाएं, तब ये थोड़े से मारकत्व इनको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी गुरु और बुध से कम होगा। मारकत्व तो होगा लेकिन गुरु और बुध से कम हो पाएगा। मतलब सर आप मकर राशि की बात कर रहे हैं, मकर राशि में सप्तम भाव में अगर चंद्रमा बैठे हो, मुझे लगता है कि किसी भी लग्न में 7th लॉर्ड को 7th में नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। यही श्लोक ये कह रहा है कि अगर स्वग्रही हो करके मारक स्थान में कोई ग्रह बैठ जाए तो वो परम मारकत्व प्राप्त कर लेता है, क्योंकि केंद्र का लॉर्ड हो गया न्यूट्रल और उसके सुपर इम्पोज्ड है मारकत्व। ठीक है, यही कंटिन्यूएशन है हिना जी 10th और 11th श्लोक में। तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यूएशन के लिए मैं 11th श्लोक को साथ में लेकर के गया, टेकअप कर लिया, जिसमें कि यही पॉइंट लिखा हुआ था। आप चाहें तो श्लोक पढ़ दें ताकि वो दर्शक को रिलेट कर, वो क्लियर हो जाए। जी सर। बुधस्तनु चंद्रो अपि भवेत तदनु त्वदिद न रंध्रे शत्व दोषस्तु सूर्या चंद्र मसूर भवेत। करेक्ट। तो यहां पे इन्होंने लिखा है सेकेंड लाइन में, पहली लाइन में क्या लिखा है? बुध स्तन धनु चंद्रो अपि भवेत तदनु त्वदिता, मतलब गुरु के मारक तत्व, उसके बाद बुध, उसके बाद आपके चंद्र जी, इसी ऑर्डर में उनके पावर ऑफ मारक तत्व मिलेगा। लास्ट लाइन में लिखा है ना रंध्रे शत्व दोषस्तु सूर्य चंद्र मसो भरवेत, मतलब सूर्य और चंद्र को 8th लॉर्ड होने का दोष नहीं लगता है, जो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, और लेकिन पूरी तरह से फिर भी ये खत्म नहीं होगा, लेकिन कंडीशन एक ही है कि वो अब 8th लॉर्ड होके 8th हाउस में बैठे, स्वग्रही। ये कंडीशन यहाँ पे इन्होंने लिखी है। कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मेशत्व मात्रतः। वो क्या कह रहे हैं? कुजस्य, कुज मतलब मंगल, मंगल। कर्म नेतृत्व,
कर्म का भाव कौन है? 10th है। ठीक है। प्रयुक्ता शुभ कार्यता, मतलब मंगल जो है पाप ग्रह हैं, दशम स्थान केंद्र के स्वामी होने के वजह से ही शुभ नहीं माने जाते या शुभ फल नहीं देते, क्योंकि केंद्र का ग्रह तो सम हो जाता है। लेकिन जब वो केंद्र के लॉर्ड बनेंगे उस कंडीशन में ये त्रिकोण के भी लॉर्ड बनते हैं। ठीक है। तो कौन से लगन की बात हो गई है? कर्क लगन। कर्क लगन की, जी। कर्क लगन में आपके त्रिकोण कौन बना? पंचम का लॉर्ड कौन बना? मंगल और दशम के मंगल। दशम के मंगल जी। बन गए। योग का हाँ, तो वो यही कह रहे हैं कि कोई भी प्लैनेट पापी ग्रह है फिर भी शुभ फल दे रहा है। हाँ। क्यों दे रहा है? त्रिकोण की वजह से दे रहा है, ना कि केंद्र की वजह से। ये बताने की कोशिश करी है इन्होंने कि पावर लाइज इन दी त्रिकोण, नॉट इन दी केंद्र, नॉट इन दी केंद्र। त्रिकोण के पास पावर है अच्छा करके शुभ फल देने की, केंद्र के पास नहीं है। ठीक है। वही चीज सेकंड लाइन में देखिए, त्रिकोणस्यपि नेतृत्वे न कर्मे शत्रु मात्रता, यानी कि अगर वो त्रिकोण का साथ ना मिले तो वो 10th लॉर्ड होके भी शुभ नहीं कर पाएंगे। So he has re-emphasized that the power and the shubhata lies with the trikon, not with the kendras. ठीक है। पहले एपिसोड में सर आपने एक डेडिकेटेड श्लोक बताया था कि त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फल देंगे। जी, वो उसका यहाँ पे जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। उसको इन्होंने यहाँ पे रीअफर्म किया है विद एन एग्जाम्पल ऑफ मंगल। क्यों मंगल? क्योंकि मंगल जो है वो सबसे ज्यादा जो है पापी ग्रह में से एक माने गए हैं। तो ये बात कैसे समझ में आएगी कि केंद्र और त्रिकोण की राशि पढ़ने में, ठीक है, वो शुभता कहां से आ रही है? इसलिए ये बात यहां पे कही गई है। ठीक है। अब आपका शनि को अगर ले लें हम तुला लगन में, ठीक है, 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड बन जाते हैं। जी, योग कारक है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी। ठीक है, सेम कंडीशन है केंद्र और त्रिकोण। तो अब यहां पे जो है त्रिकोण के वजह से इनके अंदर शुभता है, केंद्र की वजह से नहीं, क्योंकि केंद्र तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो शुभता नहीं ला सकता है, तो शुभता त्रिकोण ला रहा है। अब अगर मैं यहीं पे सवाल करूं कि शनि पंचम में बैठा हो तुला लगन में और शनि जो है वो केंद्र में बैठा हो, 4th हाउस में बैठा हो तुला लगन में, तो ज्यादा अच्छा शुभकारी कौन होगा? त्रिकोण में बैठा हुआ शनि या केंद्र में बैठा हुआ शनि? भाई ऑब्वियस आंसर है त्रिकोण में बैठा हुआ शनि। वो ज्यादा जो है शुभ माने जाएंगे, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे एज कंपेयर टू द शनि ऑफ द केंद्र। ठीक है। दूसरा जो है यहां पे एक एक्सटेंडेड कोरोलरी देखी गई है कि अगर तृतीय, षष्ठ और एकादश यानी 3rd, 6th एंड 11th लॉर्ड अगर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हो जी, तो वह अशुभ फल ना के बराबर देते हैं, नहीं देते। ठीक है। तुला लगन में गुरु, ठीक है, तृतीय और षष्ठेश होने के बाद भी वो अच्छे हैं, और हमको पता है स्वग्रही प्लैनेट अच्छे होते हैं। 3rd लॉर्ड 3rd में बैठ करके अच्छा रिजल्ट देंगे अगर वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है तो। ये भी एक
छोटा सा इम्पोर्टेंट सूत्र है जिसको जी। कि ये ध्यान में हमको रखना चाहिए। बहुत ठीक है। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। तो ये जो था आपका 12वां श्लोक, 12वां श्लोक था, इसके ऊपर था। जी। आज के कार्यक्रम का सर अंतिम श्लोक पढ़ती हूँ। ये है श्लोक संख्या 13। यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावेश संयुतो ततत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो। इस श्लोक के ऊपर भी आपके दर्शकों की नजर रही होगी कि जी। कब हम इन दो ग्रहों की बात करें। अच्छा। हमारे दो परम मित्र ग्रह, हाँ। राहु और केतु, इनके बिना कुछ नहीं हो एक सकता। अलग दुनिया है सर। एक अलग ही दुनिया है। जी। और बहुत ही सिंपल सी बात कह रहे हैं, तमो ग्रहों यानी कि राहु केतु की बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। तब तो ये मतलब अंधेरा, अंधेरा, ठीक है, शैडो प्लैनेट्स। तामसिक, तमो, अंधेरा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं पहली लाइन में कि राहु केतु जिस भाव में स्थित हो, जी, या जिस भावेश के साथ हो, जिस ग्रह के साथ नहीं, जिस भावेश के साथ, आवेश के साथ, ओके, ठीक है, उसी तरीके का गुण धर्म अपना करके वैसा ही फल देते हैं। लेकिन प्रबल रूप से, ठीक है, उस रिजल्ट को क्या कह रहे हैं, ततत् फलानि प्रबलो प्रदिशेतान तमोग्रहो, यानी कि पावरफुल होकर के उसके रिजल्ट्स देते हैं। कई गुना पावर उस प्लैनेट से बढ़ा करके उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। ये पावर है राहु और केतु की। जब वो किसी भावेश के साथ बैठते हैं तो उनके फलों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देते हैं, दुगना तक कर सकते हैं, इतनी पावर है उनके पास। ठीक है। तो अगर राहु केतु केंद्रेश के साथ हो तो क्या होगा, सम हो जाएंगे, क्योंकि केंद्रेश तो सम होता है। त्रिकोणेश के साथ हो तो शुभ हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे। त्रिषडाएश के साथ हो तो अशुभ हो जाएंगे, अशुभ हो जाएंगे। ठीक है। तो जिसके साथ बैठेंगे वो किस कैटेगरी का भावेश है उसको नोट करिए, राहु केतु वैसा ही रिजल्ट देने वाले। ये हम युति की बात कर रहे हैं। दर्शकों को ये कंफ्यूजन ना हो कि उच्च भाव में बैठे हैं या केंद्र में बैठे हैं या मारक भाव में बैठे हैं, हम भावेश की बात कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं कि जिस भावेश के साथ बैठे हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है। अगर वो दशमेश के साथ बैठे हैं तो वो दशम भाव को बढ़ा देंगे फल को। ठीक है। अब राहु केतु जो हैं अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, यानी कि वो अच्छे भाव में बैठे हैं जी, तो ये राजयोग कारक हो जाते हैं, क्योंकि उसके फल को, त्रिकोण के फल को, केंद्र के फल को, लगन के फल को बहुत अच्छे तरीके से ये बढ़ा देते हैं। और राजयोग क्या होता है, एम्पलीफायर होते हैं जी। और पराशर जी ने राजयोग किसे बोला है, केंद्र और त्रिकोण के युति को राजयोग बोला है। तो राहु अगर त्रिकोण में बैठे तो वो क्या हो जाएंगे, त्रिकोणेश हो जाएंगे, त्रिकोणेश हो जाएंगे। जिस भाव में बैठे उसी के लॉर्ड की तरह बिहेव करेंगे। और साथ में अगर केंद्रेश आ जाए तो त्रिकोणेश और केंद्रेश की युति हो गई, राहु राजयोग बना देंगे। यानी कि के साथ बैठ जाए सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो केंद्र में बैठे हों और त्रिकोण से युति हो जाए तो भी राजयोग, त्रिकोण में बैठे हों और केंद्र से युति हो जाए, केंद्रेश से, तो भी राजयोग। तो राहु केतु बहुत बढ़िया राजयोग बना सकते हैं। ये सबसे बढ़िया श्लोक है सर, ये लघु पराशरी का, मुझे लगता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, एरीज लगन। ठीक है।
शुक्र की एक राशि सेकंड हाउस में, दूसरी राशि 7वें घर में, जी। दोनों को मारक कहा गया है, मारक भाव कहे गए हैं। अब राहु इसमें आ जाए तो, सेकंड हाउस में आ जाए तो क्या होगा? वो तो प्रबल मार्केश हो जाएंगे सर। पैसा भी देगा क्योंकि धनेश भी है, लेकिन मारक है तो वो मारक तत्व भी अपना पूरा प्रबल से देगा। जी, बिल्कुल सही बात है सर। कुछ दिनों पहले वीपी गोयल सर से बातचीत में एग्जैक्टली उन्होंने यही बात बोली थी कि अपने पूरी महादशा में राहु सेकंड हाउस अगर लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस में है तो पूरी दशा में खूब धन देंगे और दशा की समाप्ति पे समाप्त कर देंगे। तो जितने भी रूल हमने अभी तक पढ़े, त्रिकोण के, त्रिक के, केंद्र के, 2 and 12 के, वो सारे के सारे राहु केतु पे एज इट इज अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। और लग्नेश के साथ राहु बैठे हो या केतु बैठे हो तो आप दशा देख लीजिए, मजा आ जाएगा, राजा बना देगा। और लगन में ही हो तो बात ही क्या है, जबरदस्त फल देगा। लग्न में हो तो सबसे अच्छी बात है, केंद्र में हो उससे भी अच्छी बात है, त्रिकोण में। ठीक है। तो अब ये अगर कारक ग्रह के साथ बैठे हैं तो कारक हो जाएंगे, मारक के साथ बैठे हो तो मारक हो जाएंगे। जिस घर में बैठे हैं उस घर का गुण धर्म ये ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज राहु केतु के बारे में समझना जरूरी है। एक स्थिति बन सकती है सर, जैसे लग्नेश के साथ अगर 7th हाउस में बैठ जाएं राहु, तो ये कहने को लग्नेश के साथ केंद्र में है, केंद्रेश के साथ केंद्र में है, लेकिन फिर ये मार्केश के घर में मार्केश और लग्नेश। प्रेफरेंस दीजिए पहले किसके साथ बैठे हैं। हाँ, लग्नेश के साथ, बस उसके बाद देखिए कि कहाँ बैठे। अगर अकेले बैठे हो तब आप ले लीजिए कि भाई 7th के साथ हैं, लेकिन जिसके साथ बैठे हैं उसको प्रेफरेंस दीजिए। ओके भाई, केंद्र और त्रिकोण की युति जो है कोई जरूरी थोड़ी केंद्र और त्रिकोण में ही हो, वो तो 12 में से किसी भी घर में हो। राजयोग तो है ना, राजयोग तो है ना। तो पत्नी से शादी के बाद विवाह उपरांत राजा बनेंगे वो, आप ऐसे लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे इंटरप्रेट करना है इसको जी। ठीक है। तो ये जो है हमारे 13 श्लोक यहाँ पे ये समाप्त होते हैं सर। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर फल निर्णय अध्याय ये यहाँ समाप्त होता है, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर योग फल अध्याय शुरू। योग फल अध्याय की चर्चा मुझे भी सर बहुत इच्छा है, इस चर्चा को मैं देखूं अपने, और आप जब बोलते हैं तो मैं फर्स्ट हैंड सुनूं। तो अगली वीडियो में आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप बने रहिए चैनल पे, आप भारी मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सचिन सर इतना निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटते हैं, इसका आप लाभ लीजिए। और अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी, तब तक आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार। नमस्कार सर। आपके नमस्कार हिना जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और थैंक यू सर। अपने सवाल जितना अभी तक हम लोगों ने हमने किया चर्चा करी है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर वो वहां पे रखें या उसको वहां पे वो साझा करें अपने एक्सपीरियंस को, जितना भी अभी तक हुआ है उसके रेस्पेक्ट में, तो वो हम लोग को बहुत प्रोत्साहित करेगा और बहुत अच्छा करेगा। यही अनुग्रह के साथ आज विदा लेते हैं। नहीं सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप हमेशा कुछ पूछने के लिए ही नहीं, जो बताया गया, जो सर ने डिस्कस किया वैसा अगर आपकी लाइफ में हुआ है तो आप अपने जीवन से जुड़े कुछ अगर बातों को शेयर कर पाए, आप इसमें हामी भरते हैं या आप विरोधाभास आप रखते हैं, तो आप अपने लाइफ के जीवन के अपने जितने भी संस्मरण हैं उनको शेयर कीजिए। हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और हमारा भी ज्ञान वर्धन होगा। जो सर ने बताया है उनसे उसी बात को रिपीट करके अब मत सवाल पूछिए। वीडियो को पहले आप शांति से 2 बार देख लीजिए, आपके आधे संशय का समाधान यही मिल जाएगा।
उसके बाद आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके सुझावों का स्वागत है, आप हमें जरूर लिखिए। नमस्कार। नमस्कार।